मेरा नाम शिल्पी है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। मेरी जिंदगी मेरे माता-पिता के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। वह दोनों मुझे बड़े प्यार से रखते थे। मुझे अपनी मम्मी-पापा इस दुनिया के सारे मम्मी-पापा से स्पेशल लगते थे। मुझे ऐसा लगता था जितना प्यार मेरे मम्मी-पापा मुझसे करते हैं, उतना शायद किसी के माता-पिता नहीं करते होंगे। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी हूँ। मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मेरे बिना कहे ही मेरी हर डिमांड पूरी हो जाया करती थी। मैं जैसा चाहे वैसा करती थी। मैं अपने पापा के जैसे ही एक कामयाब पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी और पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई हुई थी। मेरा ट्रिप पूरे 1 हफ्ते का था। पर हमारे ग्रुप की एक लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से हम लोगों को जल्दी घर आना पड़ गया था। मैं अपने मम्मी-पापा को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं घर आ रही हूँ। वैसे तो मेरी हर रोज़ उनसे बात हो रही थी, लेकिन आज मैं उनको एक स्पेशल सरप्राइज़ देना चाहती थी। आज पहली बार मैं इतने लंबे ट्रिप पर गई हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने से मना कर दिया था क्योंकि वह लोग इतने दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते थे। पर जब मैंने जिद की तो उन लोगों ने मुझे भेज दिया था, सिर्फ मेरी खुशी की खातिर। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैं जल्दी आ गई हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर शॉक्ड रह जाएँगे और खुशी से फूले नहीं समाएँगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज मेरे सामने खुलने वाला है, जिसे सुनकर शायद मैं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहूँगी। दरअसल मैं अपने घर में जैसे ही घुसी तो दरवाजे पर ही मुझे मेरी मम्मी-पापा के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह दोनों हॉल में ही बैठे हुए थे। आपस में एक-दूसरे से मेरे बारे में बातचीत कर रहे थे। अपने बारे में उनकी बातें सुनकर मैं वहीं पर खामोश सी खड़ी हो गई थी, ताकि अपने पेरेंट्स की बातें सुन सकूँ। मम्मी-पापा से कह रही थी कि मुझे शिल्पी की बहुत याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे एक बार देख लूँ। उसकी खुशी की खातिर हमने उसे जाने तो दिया, लेकिन ये हमारा ही दिल जानता है कि हम उसके बिना कैसे समय गुजार रहे हैं। मेरे पापा कहने लगे, तुम परेशान मत हो, वह सही सलामत घर आ जाएगी। हमारी बेटी बहुत बहादुर है और उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। अब उसकी खुशी के लिए हमें इतना तो करना ही था। और वैसे भी वह कई दिनों के लिए थोड़ी गई है, सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। जल्दी ही वापस आ जाएगी, तो फिर सारा दिन अपनी बेटी को देखती रहना। लेकिन उसके बाद जो बात मेरी माँ ने कही उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अंदर जाने ही वाली थी, पर उन लोगों की बातों ने मुझे सावधान कर दिया था और मुझे उस जगह पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने पर मजबूर कर दिया था। मैं अब पूरी बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं वहीं पर जमकर खड़ी हो गई थी। मेरी मम्मी ने पापा के जवाब में कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस तरह से हमारी गोद में शिल्पी को डाल देगा। शायद हमारे भाग में उसकी परवरिश करना लिखा हुआ था। पापा कहने लगे, मुझे भी शिल्पी को देखकर विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वह हमारी ही बेटी है, जैसे उसे तुमने ही जन्म दिया है। तुमने देखा है उसकी शक्ल बिल्कुल हम दोनों से मिलती है। अगर मैं उसे दिन टाइम पर उस नदी के किनारे नहीं जाता, तो शायद मुझे पता नहीं चलता कि वह नदी के किनारे एक मासूम बच्ची पड़ी हुई है। अगर थोड़ी-सी भी देर हो जाती, तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठती। वह मासूम बच्ची नदी के किनारे कहाँ से आई थी? उसे कौन छोड़ गया था? आखिर वह कौन था, जिसने अपनी मासूम बच्ची को नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था? वह इंसान जो भी था, उसने उसे मारने के लिए ही वहाँ पर छोड़ दिया होगा। पर भगवान की कृपा से वह बच्ची नदी में नहीं बही थी, बल्कि लहर के साथ वापस किनारे पर आ गई थी। क्या इसके माता-पिता को इस मासूम बच्चे का ख्याल नहीं आया? पता नहीं वह कौन लोग होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से मारने के लिए छोड़ देते हैं। उनके लिए यह बहुत सौभाग्य की बात होती है कि भगवान ने उनको औलाद जैसा सुख दिया है। वह लोग यह भी नहीं सोचते कि इस दुनिया में कुछ हम जैसे बे-औलाद लोग भी हैं जो औलाद के लिए तरसते रहते हैं। मेरी माँ कहने लगी, भगवान ने मेरी ज़िंदगी में शिल्पी को शामिल करके मेरी सोनी गोद को भर दिया, वरना मैं सारी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसती रहती। बस अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं उन लोगों की बातें
अब और नहीं सुन सकती थी। यह सारा सच जानकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। मैंने ये क्या सुन लिया था कि इतना प्यार देने वाले ये दोनों मेरे माता-पिता नहीं हैं, मैं किसी और की बेटी हूँ। मैं फ़ौरन ही घर के अंदर चली गई थी। अचानक मुझे दरवाजे पर देखकर मेरे मम्मी-पापा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वह दोनों घबरा कर खड़े हो गए और मुझे देखते ही पापा कहने लगे कि तुम यहाँ? तुम कब आए बेटा? मम्मी भी भागते हुए मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर कहने लगी, शिल्पी बेटी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? मैंने उन दोनों को कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल खामोश खड़ी रही। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी आंखों के आंसू देखकर मेरी मम्मी ने कहा, बेटी क्या बात हो गई है? तुम्हारे चेहरे की खुशी कहाँ गुम हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी। मुझे परेशान देखकर पापा भी मेरे करीब आ गए थे और उन्होंने मुझसे वही सवाल किए जो मम्मी कर रही थी। मैं उन दोनों से दूर हो गई और कहने लगी, आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? इतने सालों से आप लोग मुझे माँ-बाप बनकर पाल रहे हो। आखिर आप लोग कौन हो? और मैं किसकी बेटी हूँ? मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, बेटा हम तुम्हारे बारे में नहीं किसी और की बात कर रहे थे। मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ बेटी, तुम्हारे पापा के पास एक केस आया है, वह उसी के बारे में बात कर रहे थे। तुम तो हमारी अपनी बेटी हो और तुमने देखा नहीं हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। आज के ज़माने में कोई माता-पिता किसी और की औलाद से इतना प्यार करता है क्या, जितना कि हम तुमसे करते हैं? अपने मम्मी-पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें हाथ से रोक दिया और कहा कि आप लोगों को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों की सारी बातें सुन चुकी हूँ और सच भी जान चुकी हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मैं घंटों तक कमरे के अंदर से लॉक करके रोती रही थी। यह सोचती रही कि आखिर मेरे असली माता-पिता कौन हैं? आखिर कौन है वह लोग जिन्होंने एक मासूम बच्चे को नदी के किनारे फेंक दिया था? क्या उन लोगों को मुझ पे मोहब्बत नहीं थी? कैसी थी वह माँ जिसके दिल में अपनी बेटी के लिए ममता नहीं आई? इतने सालों बाद ही सही, मगर आज मेरे सामने यह सच्चाई खुलकर आ गई थी कि मैं अपने माता-पिता की बेटी नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने तो मुझे नदी के किनारे से उठाया था। बार-बार मेरे मम्मी-पापा कमरे का दरवाज़ा पीट रहे थे। बेटी दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। एक बार हमारी बात तो सुन लो। मगर मैं उनसे इस बात से नाराज़ थी कि उन्होंने मुझे इतने सालों से इस सच्चाई से अनजान रखा था। उन लोगों ने मेरी परवरिश करके मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने तो एक मासूम बच्ची को सहारा दिया था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने मुझे खुद से अलग कर दिया था। कि उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं आई थी? क्या उनका दिल नहीं दुखा था कि उन्होंने अपनी औलाद को खुद से दूर कर दिया? मेरे दिमाग में अब आने लगा था कि मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। मेरी दरवाज़ा खोलने पर ही मम्मी-पापा फ़ौरन मेरे करीब आकर खड़े हो गए थे। मम्मी तो बहुत रो रही थी और पापा भी परेशान नज़र आ रहे थे। मम्मी ने कहा, बेटी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। हम तुम्हें इस तरह से नाराज़ नहीं देख सकते। पापा कहने लगे, हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दो बेटा। तुम नहीं जानती कि हमारा दिल कितना दुख रहा है। हमने हमेशा तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी। वह तुम्हें इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। मैंने अपनी मम्मी-पापा से कहा, मैं आप लोगों की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर आप लोगों से काफ़ी कुछ कह दिया। लेकिन पापा मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन लोग हैं जिन्होंने मुझसे अपनी जान छुड़वाने के लिए मेरे साथ यह सब कुछ किया था? मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, बेटा इतने सालों बाद कैसे पता चल सकता है? और वैसे भी क्या तुम्हें हमारी परवरिश में कोई कमी नज़र आती है, जो तुम इन लोगों की तलाश करना चाहती हो? मैंने पापा से कहा, पापा आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हो और कुछ भी कर सकते हो। पुलिस वाले तो सालों पुराने केस भी हैंडल कर लेते हैं। मुझे आपकी परवरिश पर कोई शक नहीं है। बस आप एक बार मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। मैं बस यह जानना चाहती हूँ, क्या मैं उन लोगों के लिए इतनी बुरी थी?
मैं उन लोगों से इस बात का सवाल करना चाहती हूँ, क्या मुझे फेंकते समय उन लोगों के दिल में रहम नहीं आया था? प्लीज़ आप किसी भी तरह से मेरे असली माता-पिता का पता लगाइए और मुझे वहाँ लेकर चलिए जिस जगह से आपने मुझे उठाया था। मेरे पापा ने मुझे तसल्ली दी मेरे पापा ने मुझे तसल्ली दी और भरोसा दिलाया कि वह मेरे असली माता-पिता की तलाश ज़रूर करेंगे। मैं अब मम्मी-पापा के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रही थी। उन लोगों ने एक तरह से मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों का यह एहसान नहीं भुलाना चाहती थी और उन लोगों को यह एहसास भी नहीं दिलाना चाहती थी कि वह मेरे असली माता-पिता नहीं हैं। मैं उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से रह रही थी। बचपन से ही मैंने उनको देखा था और उन्होंने मेरे खातिर बहुत कुछ किया था। मैं मर कर भी उन लोगों का एहसान नहीं भूल सकती थी। उस दिन हम तीनों बहुत ज़्यादा रोए थे। 2 दिन बाद पापा मुझे उसी नदी पर ले गए थे, जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया था। वहाँ जाने के बाद वह मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम यहाँ पर एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। तुम पूरी तरह से पानी से भीगी हुई थी। पता नहीं तुम यहाँ पर कब से पड़ी थी। हमारी टीम यहाँ करीब में इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। फिर कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर एक बच्ची पड़ी हुई है। लोगों ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि सबको लगता था कि तुम मर चुकी हो। मैंने जैसे ही तुम्हें गोद में उठाया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अभी जिंदा हो। तुम्हारे अंदर सांसें अभी बाकी है। मैं फौरन तुम्हें अस्पताल ले गया। वहां जाने के बाद तुम्हारा इलाज हुआ, तो पता चला कि तुम जिंदा हो। हालांकि तुम्हें पानी में भीगने की वजह से निमोनिया हो गया था। तुम्हारा इलाज होना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी समय तक तुम्हारा इलाज चलता रहा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इस बच्ची को यहाँ कौन डालकर गया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग उठी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपने घर अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी पत्नी जो औलाद के लिए तरसती रहती है और डॉक्टर से इलाज करवाते-करवाते थक चुकी है, अगर मैं तुम्हें उसकी गोद में लेकर डाल दूँ, तो वह खुश हो जाएगी। मैंने इस केस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया था और फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी औलाद समझकर पालूँगा। तुम मेरी बेटी हो। मैं जब तुम्हें घर लेकर गया, तो तुम्हारी मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी। हम दोनों को जीने की एक वजह मिल गई थी। हम तुम्हें देख-देख कर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। तुम हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुकी थी कि हम तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकते थे और हम भूल ही गए थे कि हमने तुम्हें यहाँ से उठाया था। ये सब बताते हुए मेरे पापा की आँखों में आँसू आ गए थे। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और बहुत ही मजबूत इंसान थे। आज उनकी आँखों में आँसू देखकर मैं उनको कमज़ोर समझ रही थी, क्योंकि वह किसी और की वजह से कमज़ोर नहीं हुए थे, सिर्फ़ अपनी बेटी की वजह से कमज़ोर थे। मैंने अपने पापा को गले से लगा लिया था और कहा था कि आप ही मेरे पिता हैं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा की बात सुनकर खुश हो गए थे। मुझे उस जगह को देखकर तसल्ली हो गई थी और हम लोग वापस घर आ गए थे। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरे पापा ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी कि मेरे असली माता-पिता कौन थे और फाइनली मेरे पापा को पता भी चल गया था मेरे असली माता-पिता के बारे में। वह मुझे अपने साथ उस घर में ले गए थे जहाँ पर मेरे माता-पिता रहते थे। मैं पापा के साथ वहाँ पर चली गई थी, जो एक छोटा-सा और मामूली-सा घर था। हमने दरवाज़ा बजाया, तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। मेरे पापा ने उनको बताया कि वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर है और उनके घर में कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। पापा के मुँह से यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और उसने जल्दी से पापा को घर के अंदर आने की परमिशन दे दी। हम लोग जैसे ही घर के अंदर घुसे, तो घर की हालत बहुत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत गरीब लोग हैं। आंगन में चारपाई पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत पागल है। वह आदमी घर के अंदर आते ही मेरे पापा से कहने लगा, "सर आखिर क्या बात हो गई है, जो आपको यहाँ आना पड़ा?" मेरे पापा ने कहा, "तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने 18 साल पहले कितना बड़ा जुल्म किया था?" वह आदमी मेरे पापा को एक अनजान सी नज़र से देखने लगा और कहने लगा, "आप क्या कहना चाहते हैं?" पापा कहने लगे, "18 साल पहले हमें नदी के किनारे से एक बच्ची मिली थी। वहाँ के लोगों ने बताया था कि उस बच्ची के माता-पिता इसी घर में रहते हैं। तो बताओ कौन है उस बच्ची के पेरेंट्स? क्योंकि वह बच्ची तो अब इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी सालों बाद इस केस की फाइल खुलकर आई है।
पता ही नहीं चल सका है कि आखिर वह कौन आरोपी थे। मैं यहाँ पर आप लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। वह आदमी तो मेरे पापा की बात सुनकर घबरा गया। मगर अजीब बात यह थी कि जो पागल औरत चारपाई पर बैठी हुई थी, वह बहुत खामोश थी और उसने हम लोगों को घर में घुसते हुए देखा तक नहीं था। पर जब यह बात उसके कानों तक पहुंची, तो वह अचानक खड़ी हो गई थी और चिल्लाते हुए हम लोगों के करीब आने लगी। मुझे तो उस औरत को देखकर डर लगने लगा था। मैं अपने पापा के पीछे छुप गई। वह औरत जोर-जोर से रोने लगी और कहने लगी, "क्या मेरी बेटी मर गई? मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेरी बेटी प्लीज़ लाकर दे दो। मैं अपनी बेटी को गोद में लेना चाहती हूँ। मैं 18 साल से उसके लिए तरस रही हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी लाकर दे दो।" वह आदमी उस औरत को शांत करवाने लगा था, मगर मेरे पापा ने इशारा किया और पूछा कि यह कौन है? वह आदमी कहने लगा, "नहीं, नहीं, ये तो बस पागल है, कुछ का कुछ बोलती है। मैं अभी इसे कमरे में छोड़कर आता हूँ, फिर हम लोग बैठकर बातें करते हैं।" वह औरत उस आदमी की बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, "नहीं सर, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे तो मेरी बेटी के दुःख ने पागल कर दिया है। मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ।" उसकी बात सुनकर मेरे पापा के कान खड़े हो गए थे और मेरे पापा ने कहा कि इन्हें कहीं मत लेकर जाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वह आदमी पापा की बात पर पीछे हट गया था। उस औरत ने कहा, "आप लोग यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं आप लोगों को सारी बात बताती हूँ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था।" हम दोनों ही उस औरत की बात सुनने के लिए बैठ गए थे। वह आदमी और वह औरत दोनों ज़मीन पर बैठ गए। वह औरत कहने लगी, "मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ इस घर में कितने अत्याचार हुए हैं।" जबकि जो आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ था, वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उस औरत ने कहा कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, तभी से ही मुझ पर अत्याचार शुरू हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। शादी के 8 महीने बाद जब मुझे यह खबर मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन मेरी सास ने मुझसे जो बात कही थी, वह बात सुनकर तो मेरी सारी खुशी कहीं मर सी गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे लिए फ़िक्रमंद रहने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे अपने पति को ही मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरे माता-पिता तो इस दुनिया में होते हुए भी मुझसे कोई संबंध नहीं रखते थे। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब वह माँ बनने वाली होती है। लेकिन अपनी सास की बात सुनने के बाद तो मेरे लिए माँ बनना मुसीबत की तरह हो गया था। मैं प्रेगनेंसी के दिनों में सारा-सारा दिन रोती रहती थी, क्योंकि जिस दिन से यह बात घर में सब लोगों को पता चली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन से ही मेरी सास ने घर में एक तूफ़ान-सा मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुमने बेटी पैदा कर दी तो मैं तुम्हारे साथ वह करूँगी जिसके बारे में कभी तुमने सोचा भी नहीं था। ऐसा कभी किसी सास ने अपनी बहू के साथ नहीं किया होगा, जैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगी। मैं पहले ही अपनी सास से बहुत डरती थी, लेकिन जब से मेरी सास ने मुझे यह बात कही थी, मैंने उनसे और भी ज़्यादा डरना शुरू कर दिया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी सास मेरी जान ना ले ले। अभी तो मेरी डिलीवरी में काफ़ी समय था। मैं भगवान से रो-रो कर प्रार्थना कर रही थी कि काश मुझे बेटा पैदा हो जाए, तो मेरी सास मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव करना शुरू कर देगी और मेरा पति भी मेरे साथ खुश रहेगा, क्योंकि मेरा पति भी सिर्फ़ अपनी माँ के जैसा ही बोलता था। कभी उसने मेरा साथ नहीं दिया था। मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं बहुत कम उम्र की थी, लेकिन इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा और बातें ही काफ़ी होती है। मुझे सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं अकेली इन हादसों से लड़ रही थी। मैं बहुत बड़ी तकलीफ से गुज़र रही थी। मेरी सास हर गुज़रते दिन के साथ मुझे धमकाती रहती थी कि अगर बेटी पैदा हुई तो सोच लेना कि क्या होगा। मुझे तो पोते की ही शक्ल देखनी है। मैंने अपने पति को बताया कि तुम्हारी माँ मुझे धमकी देती रहती है कि बेटी ही पैदा करना। मुझे तो डर लगता है उनसे कि कहीं वह मुझे मार ना दें। प्लीज़ तुम मेरा साथ दिया करो। बेटा या बेटी पैदा करना मेरे बस में नहीं है। मैं तो सिर्फ़ प्रार्थना ही कर सकती हूँ। लेकिन मुझे डर है कि अगर मेरी बेटी पैदा हो गई तो ना जाने तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या करेगी। मेरे पति ने इस बात पर मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। मैं अपने पति से भी बहुत डरने लगी थी। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था।
इसीलिए मुझे इस घर में जैसे-तैसे रहना पड़ता था और इन दोनों के अत्याचार को खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता था। यह सदमा तो मेरे लिए किसी ज़िंदगी-मौत के फैसले से कम नहीं था। उन लोगों की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं बस खुद को तसल्ली देती रहती थी और समझाती थी कि मेरा बेटा ही पैदा होगा और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। भगवान ने चाहा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो वैसे भी किस्मत के आगे हारी हुई थी। न जाने मेरे साथ क्या होगा? ये ज़माना बहुत ज़ालिम है। मेरी सास भी तो किसी की बेटी थी, तो फिर वह बेटियों के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? क्या बेटी और बेटा बराबर नहीं हो सकते? और फिर उस औरत की क्या गलती है, जिसे खुद पता नहीं होता कि 9 महीने उसने जिस बच्चे को पेट में पाला है, वह बेटा है या बेटी, वह तो सिर्फ माँ होती है और अपनी औलाद को अपनी जान से बढ़कर चाहती है, क्योंकि वह उसके शरीर का एक हिस्सा होता है। मुझे बस दिन-रात यही फ़िक्र सताती रहती थी कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा? और अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मुझे प्रेग्नेंसी में कोई परेशानी होती तो मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती थी। कहती थी कि बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है? घर में रहो और घर के सारे काम किया करो। मेरी सास ने मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने दिया था। ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी। मैं हर दिन फूँक-फूँक कर गुज़ार रही थी। यूँ आखिरकार मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया था। मेरी सास ने अभी भी अस्पताल जाने से मना कर दिया था। साफ कह दिया था कि बच्चा घर में ही पैदा होगा। मेरी सास ने गाँव की एक दाई का बंदोबस्त कर दिया था। कुछ ही देर बाद वह दाई हमारे घर में मौजूद थी। मुझे दर्द शुरू हो गए थे। उसने जल्दी से जाकर तैयारी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होगा? मैं अपने दर्द को तो भूल चुकी थी, क्योंकि मैं वह दर्द बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन यह टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या होगा? इस बात को सोचते-सोचते मुझे पूरे 9 महीने हो गए थे। मेरी सास ने हर रोज़ मुझे धमकी दी थी और एक पल के लिए भी मुझे यह बात भूलने नहीं दी थी कि मुझे बेटा पैदा करना है और अब वह घड़ी भी आ गई थी, पर मैं यह सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं मेरी सास ऐसा क्या करेगी। उनकी धमकी ने मुझे पूरी तरह से डरा-धमका कर रखा था। उनकी धमकियों ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वह दाई जब मेरे पास आई, तो उसने मुझे खबरदार कर दिया था। वह मेरी सास को काफ़ी पहले से जानती थी। दाई मुझसे कहने लगी, "तुम्हारी सास बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारी सास को तो पूरा गाँव जानता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो उसे बचाना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हारी सास बेटी पैदा होने के बाद जो तमाशा खड़ा करेगी, उसके बारे में तो सब ही जानते हैं, क्योंकि उसने अपने बड़े बेटे की बहू के साथ भी बड़ा बवाल किया था। तभी तो उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में रहता है। जैसे-जैसे मैं अपनी सास के बारे में जानती जा रही थी, मेरा दिल और भी ज़्यादा डर रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मुझे डरना नहीं है। अभी तो वैसे भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बच्चा पैदा होने के बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। दाई ने मेरी डिलीवरी कराना शुरू कर दिया था और 1 घंटे की मेहनत के बाद मुझे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई थी। मैंने सबसे पहला सवाल दाई से यही पूछा था कि मैंने बेटी को जन्म दिया है या बेटे को। दाई ने मुझे बड़े अफ़सोस के साथ बताया था कि बेटी तुमने एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया है। दाई के चेहरे पर अफ़सोस था। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जब यह बात मेरी सास को पता चली, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यही बात सुनने के लिए मेरी सास के कान तरस रहे थे। वह तो मेरी बेटी को देखकर पागल ही हो रही थी। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लिए हुए बैठी थी। वह बहुत खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी कि मन कर रहा था कि उसे देखती रहूं। लेकिन मेरी सास का साफ कहना था कि मैं इसे कभी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इतनी मनहूसियत शायद पहले मेरे घर में कभी नहीं आई थी, जितनी इस लड़की के आने से आएगी। मैं अपनी सास का बिहेवियर देखकर परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर था। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सास को अपनी बेटी तक पहुंचने ही नहीं दूंगी, मगर उन्होंने गांव की औरतों के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मुझे अपनी बेटी को उनकी गोद में देना ही पड़ गया था।
मगर मैं यह नहीं जानती थी कि यह औरत इतनी जालिम भी हो सकती है। वह सचमुच मेरी बेटी को उठाकर घर से बाहर ले जाएगी। उन्होंने तो बस अपनी पोती का चेहरा देखने के लिए उसे अपनी गोद में लिया था, मगर जैसे ही मेरी बेटी उनके पास गई, वह उसे लेकर घर से बाहर निकल गई। मैंने अपने पति से कहा कि आपकी माँ मेरी बेटी को कहाँ लेकर गई है, मगर मेरे पति को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था। बेटी पैदा होने से तो उसका भी मूड बहुत ज़्यादा खराब था। मैं इस काबिल नहीं थी कि अपनी सास का पीछा कर सकती। मैं पीछे जाकर देखती कि आखिर वह मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही है और मैं उससे अपनी बेटी को छीन कर ले आती। भले ही मुझे अपनी बेटी के लिए इस घर को छोड़ना पड़ जाता, लेकिन मैं अपनी बेटी की जान बचा पाती। काफ़ी देर हो गई थी, मगर मेरी सास अभी तक घर नहीं आई थी। मेरा रो-रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद माँगती। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं था। पता नहीं वह मेरी बेटी को कहाँ ले गई थी, उसके साथ क्या करने वाली थी। बस यह सोच-सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद जब मेरी सास घर आई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी सास के हाथ बिल्कुल खाली थे। वह जिन हाथों में मेरी बेटी को लेकर गई थी, वापस उन हाथों को खाली लेकर आई थी। मैं अपनी सास को देखकर पागल हो गई थी और उससे पूछने लगी कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम उसे कहाँ लेकर गई थी और कहाँ छोड़कर आई हो? मेरी सास ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि बेटी पैदा करने की यही सज़ा है कि उसे जीने ना दिया जाए। मैं तेरी बेटी को नदी में फेंक आई हूँ। अब तू भूल जा अपनी बेटी को और दूसरे बच्चे की तैयारी कर। लेकिन अगर दूसरी बार भी तूने बेटी पैदा किया, तो अगली बार मैं तेरी बेटी के साथ-साथ तुझे भी नदी में फेंक आऊँगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अपनी सास के मुँह से यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि वह मेरी मासूम सी नन्ही सी बच्ची को नदी में फेंक कर आ गई थी। आखिर उसका दिल कितना पत्थर था कि मेरी मासूम बच्ची को देखकर उसका दिल नहीं पिघला था, उसके हाथ नहीं काँपे थे। मैंने अपनी सास को झंझोड़ना शुरू कर दिया था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं रो-रो कर पागल हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं चिल्ला-चिल्ला कर सारी दुनिया को बता दूँ कि इसने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया है। सारी रात मैं इसी तरह से तड़पती रही थी। मैं अपनी बेटी के बारे में सोच-सोच कर पागल हो रही थी कि उस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, पर मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, ताकि उनमें से कोई आए और ये दरवाज़ा खुले। मेरी सास आई थी और उसने दरवाज़ा खोल मुझे डाँटना शुरू कर दिया था कि चिल्ला क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं यही चाहती थी कि किसी भी तरह से कोई दरवाज़ा खोल दे। हाँ, मैं अपनी बेटी की ममता में पागल हो गई हूँ। मैंने अपनी सास से ये बात कही और अपनी सास को धक्का देकर मैं घर से भाग गई थी। इस गाँव में एक ही नदी थी। मैं जानती थी कि मेरी सास मेरी बेटी को वहीं पर ले गई होगी। मैं दौड़कर जब इस नदी के किनारे आई, तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरी बेटी वहाँ पर थी ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे अपनी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं पागलों की तरह चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। मैं लोगों से कह रही थी कि कोई पानी के अंदर जाकर मेरी बेटी को निकाल दो। मेरी बेटी पानी के अंदर बह गई है। वह छोटी-सी है, मर जाएगी। कोई मेरी मदद करो। पर कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया था। सबको यही लगा कि मैं पागल हूँ। काफ़ी समय तक मैं वहाँ पर रही, पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। मैं रोती-बिलखती हुई अपने घर को वापस आ गई थी। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था और कमरे में बंद कर दिया था। इस सदमे ने मुझे पूरी तरह से खामोश कर दिया था और मेरी सास समझती थी कि मैं पागल हो गई हूँ। आखिर मैं क्या कर सकती थी? मैं पिछले 18 साल से सिर्फ नाम के लिए जिंदा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ में मुझे भी मार दिया गया था। मेरी सास बहुत बुरी औरत है। उसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो तो मेरी सास को ज़रूर सज़ा देना। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ। मैं सिर्फ़ उस औरत को बददुआ ही दे सकती हूँ।
मगर आप तो कानून के रखवाले हो, मुझे इंसाफ दिला सकते हो। वह फूट-फूट कर रो रही थी। आंसू तो मेरे पापा की आँखों में भी थे और मेरी आँखों में भी बहुत थे कि यही पागल औरत मेरी माँ थी। हाँ, यह औरत सच में पागल थी, क्योंकि इस औरत के लिए हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि वह पागल होने पर मजबूर हो गई थी। मैं तो बस फूट-फूट कर रोए जा रही थी। मेरे पापा ने उस औरत से कहा कि फिर तुम्हारा पति कहाँ है? और तुम्हारी सास कहाँ है? क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? मेरे पापा ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी बेटी से भी ज़रूर मिलवाऊँगा। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है। उस औरत के चेहरे पर अचानक खिलखिलाहट आ गई थी। उसने कहा, क्या सच में? क्या सच में मेरी बेटी ज़िंदा है? और इतने सालों बाद उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसकी माँ हूँ? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ साहब, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, आपका बहुत एहसान होगा। कितने सालों से मैं अपनी बेटी की याद में तड़प रही हूँ। पापा ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सास के बारे में हमें बताना होगा कि वह कहाँ पर है। वह औरत कहने लगी, सबसे पहले तो आप मेरे पति से मिलो। ये आदमी मेरा पति ही है। उसने अपने बराबर में बैठे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सिर्फ मुझ पर अत्याचार किया है, अपनी माँ के कहने में आकर। मगर अपनी बेटी के जाने के बाद तो इसे भी एहसास हो गया था कि इसकी माँ ने सच में हमारी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। मेरी सास का नाम सरला है और पूरे गांव उसके बारे में जानता है। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर जब गांव वालों को पता चला कि बेटा बेटी के नाम पर सरला क्या करती है, तब किसी ने भी उसके बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया था, क्योंकि ऐसे आदमी को कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा जो अपनी माँ के पल्लू में बंधा हुआ हो और इंसाफ के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हो, बल्कि जुर्म में अपनी माँ के बराबर का हिस्सेदार हो। इस गांव में सब लोग मेरी सास और मेरे पति की हरकतों को जानते थे, पर कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। मेरी सास इस समय घर पर नहीं है, वह मार्केट गई हुई है। आएगी तब आप उसके तेवर देख लेना। वह औरत कभी अपनी गलती नहीं मानती, बहुत खतरनाक औरत है। सारे गांव में उसके घमंड के चर्चे चलते हैं। लेकिन साहब, आप मुझे यह बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। वह आदमी जो कि मेरा पिता था, वह शर्मिंदा बैठा हुआ था। उसने मेरे पापा के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा, साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे दिल से इस बात का अफसोस है कि मेरी माँ ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया और मैंने भी बराबर से अपनी माँ का साथ दिया। जिस दिन मेरी बेटी इस दुनिया से गई, उस समय तो मुझे अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि खुशी हुई थी कि मेरी माँ ने सही किया। वह मेरी बेटी को नदी में फेंक आई। फिर न जाने क्यों किसी पल भी मुझे सुकून नहीं था और धीरे-धीरे मुझे पता चलने लगा कि मेरी माँ एक मतलबी औरत है, वह कभी किसी को नहीं हो सकती। क्योंकि जब मेरे पिताजी जिंदा थे, वह पिताजी के साथ भी हमेशा बदतमीजी से बात किया करती थी। मुझे धीरे-धीरे इस बात का एहसास होने लगा था कि मेरी माँ गलत औरत है और उसने गलत किया। मगर अब क्या हो सकता था? मेरी बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी आँखें खुलने में काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और अपने जुर्म की माफ़ी माँगता हूँ। आप चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकते हो। आप मुझे जो सज़ा दोगे, मुझे मंज़ूर है। उन दोनों ने मेरे पापा के पैर पकड़ लिए और दोनों ने मिलकर कहा कि हमें हमारी बेटी से मिलवा दो साहब। हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। मैं इतना रो रही थी कि मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था। आज मेरे सामने मेरे सगे माता-पिता बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आएगा। मेरे पापा ने बताया कि ये रही आपकी बेटी, आपकी आँखों के सामने। मुझे देखकर मेरे माता-पिता की आँखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरी सगी माँ तो मुझे तरसती हुई नज़रों से देख रही थी। पापा ने मेरे माता-पिता को बताया कि दरअसल इसको मैंने पाल-पोस कर बड़ा किया है। मैं ही आपकी बेटी को नदी के किनारे से शहर अपने घर ले गया, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ गाँव में तो इसको इलाज नहीं मिल सकता था। भगवान ने इसे दोबारा से जीवन दिया, वहाँ जाकर मैंने इसकी परवरिश की। यह बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई थी। मेरी माँ ने तो मुझे गले से लगा लिया था और मैं भी उनके गले से लगकर फूट-फूट कर रोई थी, जबकि मेरे पिता ने शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लिया
और मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। अगर मैं उस दिन आवाज़ उठा लेता, तो शायद आज तुम हमसे दूर ना होती। मैं पिता कहलाने के काबिल नहीं हूँ बेटी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे कि मैं उन लोगों से क्या बात करूँ, क्योंकि वह लोग भले ही मेरे सगे माता-पिता थे, मैं उनका अपना खून थी, मगर वह लोग मेरे लिए अनजान थे। मेरे सगे माता-पिता की तो बात ही अलग थी। उन्होंने मुझे पाल-पोस कर पढ़ा-लिखा कर इतना बड़ा कर दिया था। कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मेरे लिए यह लोग तो सिर्फ़ नाम के माता-पिता थे। मैं इन लोगों को शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। पर अपनी माँ के बहते हुए आँसू और उसकी पूरी कहानी सुनकर तो मेरा दिल काँप उठा था। सच में मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरी दादी ने जो कुछ भी किया था, वह बहुत गलत था। मेरे पापा ने फैसला कर लिया था कि वह मेरी दादी को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। मेरे पापा ने फ़ौरन लेडी पुलिस को फ़ोन किया और मेरी दादी को अरेस्ट करवा लिया था। जब उनके सामने सारी हकीकत आ गई, तो उनकी भी आँखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जिस बच्चे को सालों पहले नदी में फेंक दिया था, वह कभी वापस लौटकर नहीं आ सकती। लेकिन भगवान जैसा चाहता है, वैसा करके ही रहता है। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दे दी थी और मेरी ज़िंदगी में इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स दिए थे। मेरी दादी ने मेरे पापा से कहा था कि ये वो लड़की नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। पर जब पुलिस आई और उनको अरेस्ट किया गया, तो वह थोड़ी नरम पड़ गई थी। उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब सालों बाद उनको उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। उन्हें ऐसा लगता था कि वह कुछ भी कर सकती हैं, मगर उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है, एक दिन उसे भी सज़ा मिलती है और उसे उसकी सज़ा इस दुनिया में ही मिलनी होती है। मेरी दादी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई है। वह शर्मिंदा थी। उन्होंने मेरी माँ से भी माफ़ी माँगी थी, मगर अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। तो उनका सारा घमंड चूर-चूर हो गया था। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी और मेरी माँ की मुजरिम को सज़ा मिल गई थी। मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने अपने पिता को भी माफ़ कर दिया था। मैं उन लोगों से मिलने के लिए भी जाया करती थी, क्योंकि उस घर में मेरी एक ऐसी माँ थी, जो मेरे लिए सालों से तड़प रही थी। मैं पापा के साथ वापस शहर आ गई थी। कभी-कभी मैं गाँव अपने सगे माता-पिता से मिलने के लिए चली तो जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे माँ-बाप यही लोग रहेंगे, जिन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी परवरिश की। क्योंकि मैं इन लोगों की परवरिश को भी नहीं भूल सकती। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बेटे और बेटियों में फ़र्क करना छोड़ दें। यह बेटियाँ ही होती हैं जो आपके घर में रौनक लाती हैं, आपके घर को रोशन कर देती हैं और आपके घर को वारिस भी हम बेटियों से ही मिलता है। क्योंकि अगर हम बेटियाँ ही नहीं होंगे, तो बेटों को जन्म कौन देगा? तो प्लीज़ बेटी को भी उसी तरह इस दुनिया में आने दीजिए जैसे बेटों को। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।